स्वागत है। पिछली बार हमने मरीचि सिद्धांत की उत्पत्ति, उसके इतिहास और हाँ, उसके पीछे के दर्शन पर भी थोड़ी बात की थी। जी। आज हम थोड़ा और गहराई में जा रहे हैं। मतलब इस प्राचीन ज्ञान के गणितीय और खगोलीय ढांचे को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं, उन्हीं के आधार पर यह बातचीत होगी। हाँ, बिल्कुल। तो मन में पहला सवाल यही आता है कि भाई मरीचि सिद्धांत ने ग्रहों की चाल को कैसे समझा, या फिर ग्रहणों की भविष्यवाणी कैसे की, और ये जो बड़े बड़े टाइम साइकिल्स हैं, युग वगैरह, इनको कैसे मापा। ये सिर्फ अंदाजा तो नहीं हो सकता, कोई ना कोई तरीका, कोई सिस्टम तो रहा होगा। चलिए इसी पहेली को, मतलब गणित और एस्ट्रोनॉमी वाली पहेली को सुलझाते हैं। हाँ, और ये वाकई में बहुत दिलचस्प विषय है। जो भी हमारे पास स्रोत हैं वो यही दिखाते हैं कि मरीचि सिद्धांत सिर्फ कोई फिलॉसफी या दर्शन नहीं था। ये तो सटीक खगोलीय अवलोकन, मतलब आसमान को ध्यान से देखना और उस पर आधारित जटिल गणनाओं का एक अद्भुत संगम था। अच्छा। ये दिखाता है कि प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान कितना आगे था। एक आप कह सकते हैं व्यवस्थित वैज्ञानिक तरीका था ब्रह्मांड को समझने का। तो कहाँ से शुरू करें? ग्रहों की चाल से? स्रोत तो यही कहते हैं कि सूर्य, चंद्रमा और बाकी ग्रहों की गति का वर्णन काफी सटीक था। हाँ, आश्चर्यजनक रूप से सटीक। मतलब ऋषियों ने सिर्फ देखा ही नहीं, बल्कि ध्यान से नोट किया कि कौन सा ग्रह कहाँ है, किसके मुकाबले में है, कितना टाइम लेता है चक्कर पूरा करने में, और समय के साथ इनका क्या रिश्ता है। बिल्कुल। एक श्लोक भी है शायद इसी बारे में, सूर्य चंद्रयोः गति नियमेन वर्तते। कुछ ऐसा। हाँ, बिल्कुल। सूर्य चंद्रयोः गति नियमेन वर्तते। इसका मतलब है कि सूर्य और चंद्रमा एक निश्चित नियम, एक पैटर्न के हिसाब से चलते हैं। सुनने में तो ये बड़ा काव्यात्मक लगता है, लेकिन हाँ, है भी, पर ये सिर्फ कविता नहीं है। ये उस जमाने के सटीक ऑब्जर्वेशन का सबूत है। यहीं से वो नींव पड़ी जिसे हम वैज्ञानिक सिद्धांत कह सकते हैं। तो ये निश्चित नियम ही फिर गणितीय मॉडल का आधार बने होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और सोचिए जरा, बिना किसी आधुनिक टेलीस्कोप या कंप्यूटर के, सिर्फ धैर्य से देखकर इतने ध्यान से ब्रह्मांड के पैटर्न को समझना और उन्हें रिकॉर्ड करना, ये कितना असाधारण रहा होगा। सही बात है। वो सिर्फ देख नहीं रहे थे, वो नाप रहे थे। एक तरह से यूनिवर्स की घड़ी को समझने की कोशिश कर रहे थे। इसमें पैटर्न पहचानने की गहरी समझ थी। तो ये कैलकुलेशन, ये गणनाएं असल में होती कैसे थीं? यहाँ गणित का रोल आता है ना? हाँ, यहीं पर गणित का असली काम शुरू होता है। स्रोत बताते हैं कि ग्रहों की भविष्य की स्थिति का अनुमान लगाने के लिए गणितीय अनुपात और कुछ खास फॉर्मूलों का इस्तेमाल होता था। अच्छा, फॉर्मूले भी थे? हाँ, एक तरह के नियम या सूत्र। ये सिर्फ देखकर नोट करने से आगे की बात थी। ये तो भविष्यवाणी करने की क्षमता डेवलप करना था। कैसे? मतलब क्या तरीका था? देखिए, हर ग्रह की एक औसत दैनिक गति, मतलब एवरेज डेली मोशन मानी जाती थी। फिर उनकी ऑर्बिटल पीरियड, यानी एक चक्कर पूरा करने का समय, वो बार बार होने वाले साइकिल्स को देखकर कैलकुलेट किया जाता था। जैसे कि कोई ग्रह कितने समय बाद आसमान में उसी जगह वापस दिखता है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। और इन पोजीशंस को स्थिर तारों के समूहों, यानी नक्षत्रों के मुकाबले में दर्ज किया जाता था। ये बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका था। समझ लीजिए कि आसमान का एक नक्शा बनाना और उस पर ग्रहों के चाल को ट्रैक करना। कोई उदाहरण दे सकती हैं? जैसे मान लीजिए बृहस्पति, उसका चक्कर तो बहुत लंबा होता है, उसे कैसे समझा होगा? हाँ, अच्छा सवाल है। उन्होंने देखा होगा कि बृहस्पति धीरे धीरे तारों के बीच से गुजरता है और लगभग 12 साल बाद उसी नक्षत्र के पास लौट आता है। इसी तरह शनि का चक्र लगभग 30 साल का। 12 साल, 30 साल, ये तो बहुत लंबा ऑब्जर्वेशन चाहिए। हाँ, बिल्कुल, बहुत धैर्य का काम था। कई सालों तक देखकर ये रिकॉर्ड किया गया होगा। फिर इन्हीं चक्रों के आधार पर गणितीय अनुपात बनाए गए होंगे ताकि किसी भी समय उनकी पोजीशन का अंदाजा लगाया जा सके। जैसे आप किसी मैराथन रनर की एवरेज स्पीड जानकर अंदाजा लगाएं कि वो कुछ घंटे बाद कहाँ होगा, कुछ वैसा ही। और एक सूत्र भी शायद यही कहता है, ग्रह गणना नियमेन निश्चितम भविष्यति। हाँ, इसका मतलब यही है कि ग्रहों की स्थिति नियमों का उपयोग करके पक्के तौर पर कैलकुलेट की जा सकती है। ये एक तरह का दावा था कि उनके पास एक भरोसेमंद सिस्टम है। सूर्य का सालाना चक्कर, चंद्रमा का महीने का, और फिर बृहस्पति, शनि जैसे ग्रहों के कई कई सालों के चक्कर, इन सबको समझना और कैलकुलेशन में शामिल करना उस समय के हिसाब से तो ये बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल।
लेकिन एक सवाल मन में आता है, ये गणनाएं आज के हिसाब से कितनी सटीक थीं? क्या इनमें अंदाजे का भी कुछ रोल था? ये जरूरी सवाल है। देखिए, हमें ये समझना होगा कि ये गणनाएं उस युग के ज्ञान और जो भी उपकरण थे उन पर आधारित थीं। आज के सुपर कंप्यूटर जितनी सटीक शायद ना हो। हाँ, वो तो है। लेकिन अपने समय के लिए वे असाधारण रूप से प्रैक्टिकल थीं, ऑब्जर्वेशंस पर आधारित थीं और भविष्य बताने वाली थीं। हाँ, ये जरूर है कि उनमें कुछ हद तक सिंप्लिफिकेशन और एवरेज वैल्यूज का इस्तेमाल होता होगा, जिसे हम मीन पोजीशन कह सकते हैं। औसत स्थिति। हाँ, औसत स्थिति। लेकिन उनका मकसद था दैनिक जीवन, पंचांग बनाने और धार्मिक कामों के लिए काफी हद तक सही जानकारी देना, और उसमें वे सफल रहे। ये उस समय की एडवांस्ड गणितीय और खगोलीय समझ को दिखाता है। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं था। और अब आते हैं उस चीज पर जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करती है, ग्रहण का पूर्वानुमान। कहा जाता है कि मरीचि सिद्धांत सदियों पहले सूर्य और चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी कर सकता था। ये कैसे मुमकिन था, वो भी बिना टेलीस्कोप के? हाँ, ये वाकई में मरीचि सिद्धांत और प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान की सबसे प्रभावशाली उपलब्धियों में से एक है। इसकी गणना सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की रिलेटिव पोजीशन और उनकी ज्योमेट्री की गहरी समझ पर आधारित थी। मतलब सिर्फ ये जानना काफी नहीं था कि ग्रह कहाँ है। नहीं, उससे ज्यादा ये समझना जरूरी था कि वे एक दूसरे के मुकाबले में 3D स्पेस में कैसे स्थित हैं। और इसमें वो राहु और केतु का क्या चक्कर था? क्या वो सिर्फ पौराणिक कहानियां थी? यही तो दिलचस्प बात है। खगोलीय गणनाओं में राहु और केतु को पौराणिक किरदारों की तरह नहीं, बल्कि मैथमेटिकल पॉइंट्स की तरह इस्तेमाल किया गया। मैथमेटिकल पॉइंट्स कैसे? हाँ, ये वो बिंदु हैं जहां चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की कक्षा के प्लेन को काटती है, जिन्हें हम लूनर नोड्स कहते हैं। अच्छा। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा इन कटान बिंदुओं के पास एक सीध में आ जाते हैं, तभी ग्रहण लगना संभव होता है। तो इन पॉइंट्स की पोजीशन को बहुत ध्यान से देखा और कैलकुलेट किया जाता था, और टाइम की कैलकुलेशन इतनी सटीक थी कि इसका इस्तेमाल धार्मिक कामों और पंचांगों ट्रेडिशनल हिंदू कैलेंडर के लिए होता था। सही। इसी सटीकता ने इसे इतना उपयोगी और प्रभावशाली बनाया। हाँ, और वो कथन भी है ना, नक्षत्र गणना मानव जीवनस्य कल्याणाय, यानी तारों की गणना इंसान की भलाई के लिए है। ये बात यहाँ एकदम फिट बैठती है। बिल्कुल। मतलब एस्ट्रोनॉमी सिर्फ आसमान को देखना भर नहीं था, ये तो सीधे सीधे जिंदगी से जुड़ा था। त्योहार कब होंगे, खेती कब शुरू करनी है, और रोज की जिंदगी के कई पहलू। ये ज्ञान समाज के लिए प्रैक्टिकली बहुत जरूरी था। बिल्कुल। ये दिखाता है कि ज्ञान सिर्फ कुछ विद्वानों तक ही सीमित नहीं था। ये समाज के ताने बाने में, उसकी बनावट में गहराई से बुना हुआ था। खगोल विज्ञान ने जीवन को एक रिदम दी, एक व्यवस्था दी। पंचांग, जो इन्हीं गणनाओं पर आधारित थे, वो तो हर घर का हिस्सा थे और जीवन के जरूरी फैसलों में मदद करते थे। लेकिन मरीचि सिद्धांत की कहानी सिर्फ ग्रहों और ग्रहणों तक ही नहीं रुकती। ये तो समय की बहुत बड़ी अवधारणाओं जैसे युग और दूसरे बड़े टाइम साइकिल्स की भी बात करता है, छोटी गणनाओं से बड़ी ब्रह्मांडीय समझ तक। सही कहा। दिन, महीना, साल, ये तो ग्रहों की स्थिति से तय होते ही हैं, ये हम आज भी जानते हैं। लेकिन मरीचि सिद्धांत इससे भी आगे गया। उसने बड़े चक्रों की बात की, जैसे युग सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। ये विशाल कालखंड है। हाँ, युगों के बारे में तो सुना है। और खास बात यह है कि ये सिर्फ मनमाने ढंग से तय किए गए टाइम पीरियड नहीं थे। इनको भी ग्रहों की अवधियों के निश्चित गणितीय अनुपातों का इस्तेमाल करके मापा जाता था। अच्छा। युगों की गणना भी खगोलीय थी। ये सिर्फ पौराणिक कथा नहीं। हाँ, स्रोतों के हिसाब से तो यही लगता है। इन युगों की लंबाई और उनके चक्रों का आधार खगोलीय घटनाओं के दोहराव में खोजा गया था। जैसे अलग अलग ग्रहों के चक्कर जब एक साथ किसी खास पैटर्न में आते हैं, उसके बड़े साइकिल्स के आधार पर, ये एक तरह से यूनिवर्स की बहुत लंबी ड्यूरेशन वाली घड़ी को समझने की कोशिश थी। वाह। और ये चक्र फिर ब्रह्मांडीय घटनाओं को मानव इतिहास, धर्म और जीवन के अलग अलग चरणों से जोड़ते थे। ये दिखाता है कि वे समय को सिर्फ सीधा चलने वाला, लिनियर नहीं, बल्कि घूमने वाला, साइक्लिकल मानते थे, जिसमें हर चीज का एक पैटर्न होता है, एक दोहराव होता है। और यहीं पर वो दूसरा श्लोक आता है शायद, युगानाम गणना धर्मानुसार संपद्यते। हाँ, बिल्कुल। यानी युगों की गणना धर्म और ब्रह्मांडीय समय के अनुसार होती है। यहाँ फिर वही बात आ गई, विज्ञान और दर्शन का संगम। सही। यहाँ फिर से हम देखते हैं कि कैसे वैज्ञानिक या गणितीय गणना और दार्शनिक या आध्यात्मिक सोच
एक साथ बुनी हुई हैं। ये सिर्फ नंबर और फॉर्मूले नहीं है, इसमें एक गहरा मतलब भी ढूंढा जा रहा है। ये वाकई भारतीय ज्ञान परंपरा की एक खासियत है। हाँ, ये एक अनूठी विशेषता है। ब्रह्मांड को सिर्फ एक मशीन की तरह नहीं देखा जा रहा, बल्कि उसे एक जीवित, मीनिंगफुल सिस्टम के रूप में समझा जा रहा है, जहाँ खगोलीय नियम और जीवन के नैतिक नियम यानी धर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। युगों की गणना सिर्फ टाइम मापना नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड में इंसान की जगह और उसके कर्तव्य को समझना भी था। तो आज की इस बातचीत से जो मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं वो ये है कि मरीचि सिद्धांत सिर्फ प्राचीन खगोलीय ऑब्जर्वेशन का कलेक्शन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये ऑब्जर्वेशन सटीक गणितीय गणना और गहरे दार्शनिक विचारों का एक अनूठा और शक्तिशाली मिश्रण है। ग्रहों की चाल हो, ग्रहण की भविष्यवाणी हो या फिर युग जैसे विशाल समय चक्र, सबको एक सिस्टमैटिक और मैथमेटिकल फ्रेमवर्क में समझा गया था। हाँ, और ये ज्ञान वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों नजरियों से महत्वपूर्ण है। ये प्राचीन भारतीय खगोलविदों की प्रतिभा और उनकी सोफिस्टिकेटेड सोच को दिखाता है। ये सिर्फ तारे गिनना नहीं था, ये यूनिवर्स कैसे काम करता है, उसके फंडामेंटल नियमों को समझने की एक गंभीर कोशिश थी। सही। और इसके समाज, संस्कृति और व्यक्ति के जीवन के लिए गहरे मायने थे। ये दिखाता है कि कैसे गणितीय सटीकता और ब्रह्मांडीय व्यवस्था की खोज को जीवन के बड़े सवालों, मतलब उद्देश्य और समय में हमारी जगह क्या है, इनसे जोड़ा जा सकता था। अगली बार हम इसी बात को और आगे बढ़ाएंगे। मरीचि सिद्धांत के दार्शनिक पहलुओं पर और गहराई से बात करेंगे कि ये सिद्धांत हमें जीवन, समय और इस कॉस्मिक ऑर्डर के बारे में क्या सिखाता है। और क्या आज के मॉडर्न जमाने में भी इसकी कोई रेलेवेंस है? हाँ, बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के मन में छोड़ जाते हैं। ब्रह्मांडीय समय की गणना और अवलोकन के ये जो प्राचीन चक्रीय तरीके हैं, क्या इनको समझना आज समय और इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी अपनी जगह की, हमारी जो आधुनिक अक्सर सीधी रेखा वाली लीनियर सोच है, उसे किसी तरह बदल सकता है या चुनौती दे सकता है? सोचने वाली बात है। इस पर सोचिएगा जरूर।